नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रज्ञा वत्सल मिश्रा और आज मेरे साथ हैं डब्बू शुक्ला जी, जो कि युवा नेता हैं और समाज सेवी हैं हंडिया विधानसभा से। डब्बू शुक्ला जी, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को एक समाज सेवी कहते हैं, तो हम जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार की समाज सेवा करते हैं। सबसे पहले तो हम मैडम आपको बताना चाहेंगे कि समाज सेवा का अर्थ होता है कि समाज के छोटे से छोटे तबके के लोगों से जुड़ के रहना जी, उनकी सेवा करना, उनकी बुरे समय में या उनकी कठिन परिस्थितियों में उनका साथ देना। और मेरा प्रयास ये होता है कि मैं जिस लायक हूँ, जिस प्रकार की मेरी व्यवस्था है, मैं उस हिसाब से पूरी ईमानदारी से अपने से जुड़े लोगों की पूरी मदद करता हूँ और जो कुछ भी बन पड़ता है उनके लिए आधी रात को भी मैं खड़ा रहता हूँ पूरे में। डब्बू जी, आप एक समाज सेवी हैं और एक नेता हैं, पर हमने ये जाना है कि आप बिना दल के राजनीति करते हैं, तो ऐसे में बिना दल की राजनीति कैसे संभव है, हम ये जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैडम आपको बताना चाहेंगे कि कोई भी नेता हो, नेता का वजूद जमीन से जुड़े लोगों से होता है और जनता के बीच में रहने से होता है। तो मेरा ये मानना है कि मैं ज़मीन पे इतनी मेहनत करूं। मैं सैदाबाद ब्लॉक से हंडिया विधानसभा से पिछले 5 वर्ष से लगातार सक्रिय राजनीति में हूं और मेरा ये सोचना है और मैं ये करता भी हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मैं जुड़ सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में मैं रह सकूं और उनके काम आ सकूं। तो मेरी प्राथमिकता यही होती है कि मैं कितना अपने पूरे विधानसभा में कितने लोगों को, कितने युवाओं को, कितने बड़े बुजुर्गों को जोड़ सकूं अपने साथ, उनसे उनका साथ ले सकूं, सहयोग ले सकूं और जिस लायक हूं पूरा प्रयास रहता है कि उनके साथ खड़ा रहूं। और अपनी बातों को आप लोगों के बीच में रखने का मेरा ये भी उद्देश्य है कि लोग जाने कि सिर्फ पार्टी से राजनीति नहीं होती है, राजनीति जमीन पे जुड़ के होती है, जमीन पे रह के होती है, जमीन में लोगों के बीच में होती है। तो मेरा यही उद्देश्य है कि इतना ज़्यादा समाज में मैं अपने आप को स्थापित कर लूँ, इतना लोगों के बीच में लोकप्रिय हो जाऊँ कि पार्टी ये कहे कि आप हमसे जुड़ जाइए जो है। तो मेरा उद्देश्य राजनीति करने का थोड़ा अलग है, लोगों को अटपटा लग सकता है लेकिन मेरे लिए यही सही है। आपकी सोच अच्छी है, पर ऐसे में क्या आपका किसी खास पार्टी की तरफ रुझान है जहाँ पे आप जाना चाहें? अभी जो प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश की राजनीति चल रही है जी, तो मेरा रुझान सपा की तरफ है जी। उसकी वजह, उसका रीजन कि अखिलेश जी युवा हैं और वो युवाओं के बारे में सोचते हैं और हम लोग आसानी से अपनी बात वहाँ रख सकेंगे। अपने विधानसभा की मजबूरियों को, कमियों को, जो भी रोड सही नहीं है और भी जो समस्याएं हैं उन सबको वहाँ तक पहुँचा सकेंगे और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्य अपने विधानसभा के लिए कर सकें। इसीलिए सपा से जुड़ने के इच्छुक भी हैं और आने वाले समय में हो सकता है कि हम इस पार्टी को ज्वाइन करें। डब्बू जी, आप एक युवा नेता हैं, ऐसे में हमें ये बताइए कि युवाओं की क्या समस्याएं हैं। आज के दौर में युवाओं की मूलतः समस्या है, कोई भी युवा हो किसी भी नेता से जुड़ता है तो वो सबसे पहले वो सम्मान चाहता है कि उसको कोई भी नेता हो उसको बाय नेम बाय फेस जाने, उसके सुख दुख में उसके घर पे जाए, उसकी मजबूरियों को समझे, अगर वो परेशानी में है तो उसकी मदद करें। आज के समय में किसी को, युवाओं को क्या है, वो अपने से सब कुछ करते हैं, अपने परिवार से पढ़ाई करते हैं, फिर अपने प्रतिभा के दम पे काम करते हैं, जॉब करते हैं या जो जिस भी सेक्टर में जिसका जहां जो मन लगता है वो उस हिसाब से जाते हैं जो है। तो युवाओं की बेसिक समस्या है कि नेता उनको सम्मान दे, उनके दुख सुख में उनके लिए खड़े रहें, ये महत्वपूर्ण है। तो आपको नहीं लगता है कि युवाओं को बेरोजगारी वगैरह की भी समस्या हो सकती है? नहीं, निश्चित रूप से बेरोजगारी की समस्या है। हम तो सब युवा से कहना चाहेंगे जिसका जिस फील्ड में मन लगे, जिस फील्ड में वो अच्छा कर सकता हो उसमें उसको कार्य करना चाहिए, क्योंकि काम अगर आप मन से करेंगे तो ज्यादा बेहतर कर पाएंगे। किसी भी काम को आप, चाहे पढ़ाई का सेक्टर हो, चाहे खेल का सेक्टर हो, चाहे जॉब का सेक्टर हो, चाहे बिजनेस का सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र में आप अगर दिल लगा कर काम करेंगे, मन लगा के काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो मेरा यही सोचना है कि युवाओं को अपने इंटरेस्ट और अपनी खुशी के हिसाब से अपना लक्ष्य चुनना चाहिए और उसी के हिसाब से वो अपना टारगेट बनाना चाहिए और उसी पे काम करना चाहिए जो है। और कोई किसी को नेता, कोई किसी को देने वाला नहीं है। किसी युवा को नेता, जब चुनाव आ जाएगा, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने आएंगे, उनका शोषण करेंगे, सामाजिक रूप से शोषण करेंगे, आर्थिक रूप से शोषण करेंगे, मानसिक रूप से। आप खुद राजनीति में हैं, आपको ऐसी बातें बोलने में थोड़ा सा सोचना चाहिए। नहीं, अच्छा, सच बोलने से मुझे डर नहीं लगता है।
मैं हर एक युवा की आवाज बनना चाहता हूँ, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सच बोलना कहीं से भी गलत नहीं है, किसी को अच्छा लगेगा किसी को बुरा लगेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन सच इंसान को बोलना चाहिए और मैं वही करता हूँ जो मेरा दिल कहता है। तो एक नेता के रूप में क्या आप लोगों का आप ये वादा करते हैं कि आप युवाओं को आगे बढ़ाएंगे, आप उनका कभी शोषण नहीं करेंगे? निश्चित रूप से मैं सारी परिस्थितियों को झेला हूँ। एक युवा होकर नेताओं की अपने से बड़े नेताओं के बीच में जाकर के किस प्रकार से वो चुनाव के समय में उपयोग करते हैं, उसके बाद जब उनका काम निकल जाता है तो फिर पहचानते भी नहीं है। तो हमको जमीन से सारी चीजों का एहसास है, तो कम से कम हम रहेंगे तो ऐसे युवाओं को उस परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। जो है मेरा प्रयास होगा कि उन युवाओं को जो हम फेस कर चुके हैं उनको वो न करना पड़े, उनको पूरा सम्मान दिया जाएगा, उनके साथ कदम से कदम मिला करके उनका साथ सहयोग बनाया जाएगा और उनके लिए हर मुश्किल परिस्थिति में उनके लिए खड़े रहेंगे। डब्बू जी, आप मुझे ये बताइए कि आपके हिसाब से राजनीति में धन बल और बाहुबल कहाँ तक काम करता है? आज के समय में अगर आप, क्योंकि सच बोलने की आदत है तो मैं बोलूंगा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है इन सब चीजों का बड़ा महत्व हो जाता है, धन बल और बाहुबल का राजनीति में। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब परिस्थितियां बदल रही हैं, अब लोगों को सम्मान चाहिए, प्यार चाहिए और उनके सुख दुख में साथ चाहिए आपका जो है। तो जिन नेताओं में ये गुण होगा वो निश्चित रूप से सफल होंगे। रही बात धन बल और बाहुबल की, तो ये क्षणिक चीजें होती हैं। आप एक पंचवर्षीय इस तरीके से जीत सकते हैं, लेकिन दूसरी बार फिर आपको उसी जनता के बीच में जाना होता है, तो फिर जनता आपको जवाब देगी। आप जैसा रिएक्शन रहेगा आपका 5 सालों में, उनको जैसा आप रिप्लाई किए रहेंगे जो अपने लोगों को, वैसे ही आपको जवाब मिलेगा उनसे नेक्स्ट चुनाव में। तो धन बल बाहुबल का मतलब तो है, लेकिन अब आने वाले समय में ये चीजें कम होती जा रही हैं। मतलब ये चीजें बदल रही हैं। हाँ, ये चीजें बदल रही हैं। जी डब्बू जी, हमें ये बताइए कि आज आप हंडिया विधानसभा में क्या मुख्य समस्याएं देखते हैं, जबकि आजकल हंडिया विधानसभा का काफी विकास हो चुका है पहले से? सबसे बड़ी मुख्य समस्या हंडिया विधानसभा में है कि किसी भी पार्टी में आप देख लीजिए तो कोई भी नैतिक नेता नहीं है किसी भी पार्टी में जो जी। तो जो मूल समस्याएं हैं हंडिया विधानसभा की, जैसे पॉलिटेक्निक है तो उसकी हालत आप देख सकती हैं जो है कितने नीचे की ओर जा रहा है जो है। और भी जितने महाविद्यालय हैं, हमारे यहाँ राजकीय महाविद्यालय है जी। आप अगर कभी समय होगा तो चल के देखिएगा कि उसकी क्या दशा दुर्दशा है जो है जी। तो बहुत ही, कोई जैसे कॉलेज आ गया बन गया तो इसका रख रखाव देख रेख ना तो जितने भी एम्प्लाई हैं कॉलेज के वो देख रेख सही से कर रहे हैं, और ना तो जो भी आसपास के लोग हैं उनकी भी कमी है, नेताओं की भी कमी है कि एक बार जो बन गई तो उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वो जैसे बन गई है फिर उसी किसी तरीके से वो चल रही है टूटी फूटी व्यवस्था में जो है। तो बहुत सी अव्यवस्थाएं हैं, जैसे और तमाम रोड हैं। आप यहीं असरिया मार्केट है सैदाबाद प्रॉपर से, आप असरिया तक जाएंगी तो आपको यहाँ से 1 किलोमीटर बाद चरिया है, वहां से अवर्ता वाली रोड है। उस रोड को आप देखेंगी तो अभी भी बहुत ज्यादा पानी लगा हुआ है। उसके आगे आ जाएंगे असरिया मार्केट है, उससे रोड एक धन्नीपुर तेलिया तारा वगैरह तरफ रोड जाती है, वहां आप देखेंगी तो वहां भी इसी तरीके की समस्याएं हैं। तो रोड की समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं जो है। हर जगह काम लोग करते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कमीशन खोरी इस स्तर पे चालू है। अब सच बोलने की आदत है तो मैं बोलूंगा, कमीशन खोरी कोई भी, अगर 1 करोड़ का मान लीजिए कोई टेंडर आया है तो उसमें कमीशन इतना बढ़ जाता है कि काम ठेकेदार उसमें क्या करेगा। तो आपके हिसाब से मेनली समस्याएं करप्शन की हैं और सड़क की हैं? जी जी, करेक्ट। करप्शन तो फर्स्ट मुद्दा है। करप्शन की वजह से ही तो सड़क नहीं बन पाती है ना। काम होता है, पेपर पे काम होता है, उसके बाद फिर स्थिति ये होती है कि रोड फिर 1 महीने बाद वही की वही स्थिति हो जाती है। पर ये तो शायद हर चुनाव के साथ हर बार का यही हाल होता है, तो इसमें आप ऐसा क्या करने वाले हैं अगले चुनाव में कि आपको लगता है कि चीजें बदल सकती है? निश्चित रूप से इन मुद्दों को मैं बहुत बड़े स्तर पे आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बड़े लेवल पे ले जाना चाहूंगा। ये मुद्दे बहुत ही, सबसे करप्शन वाला मुद्दा है, ये खत्म होना चाहिए जी। जैसे कि अब कहना नहीं चाहिए योगी सरकार है, लेकिन मैं बोलूंगा क्योंकि मुझे बोलने से कोई रोक नहीं सकता है, इसलिए सच बोलने में कोई बुराई नहीं है। आप किसी भी गांव में सर्वे करा लीजिए, चाहे ये कॉलोनी वितरित होती हो चाहे टॉयलेट वितरित होता हो, सारी चीजों में इस लेवल की कमीशन खोरी होती है। चाहे बीडीओ हो, चाहे ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, कि अगर मान लीजिए टॉयलेट के लिए 12,000 पास होता है तो वो बनते बनते 7,000 6,000 पे हो जाता है। कॉलोनी अगर पास होती है 1,30,000 मिलता है तो वो
जमीन पे आते आते लाभार्थी तक आते आते मान लीजिए वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 हजार में आ जाती है। तो आप ये कहना चाहते हैं कि अभी की जो सरकार है उसमें करप्शन से बढ़ा है? निश्चित रूप से करप्शन में कोई कमी नहीं है। उसी स्तर पे उसी लेवल पे जैसे पिछली सरकारों में होती थी, इस सरकार में भी उसी तरीके से है। चाहे प्रशासनिक करप्शन हो, चाहे किसी भी मुद्दे पे आप ले लीजिए, चाहे ब्लॉक स्तर पे ले लीजिए, चाहे तहसील स्तर पे ले लीजिए, चाहे जिले स्तर पे ले लीजिए, हर स्तर पे आपको करप्शन मिलेगा जो है जी। और बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है। डब्बू जी, अब आपके ऊपर आते हैं। पंचायत चुनाव के दौरान आपके साथ एक घटना घटी थी, आप उसका जिक्र करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, वो मेरे साथ व्यक्तिगत घटना थी, तो बिल्कुल मैं आपसे उस पर बात करना चाहूँगा जी। ये 8 महीने पहले की घटना है। मैं यहाँ से सैदाबाद ब्लॉक से ब्लॉक प्रमुखी के लिए मेरी तैयारी चल रही थी। सीट ओबीसी हो गई तो लड़ नहीं पाया, तो उसमें उस समय के वर्तमान प्रमुख थे प्रमोद त्रिपाठी बुलबुल जी। कुछ सोशल मीडिया पे हमारी उनकी जो है बातचीत हुई थी जी। उसी को लेकर के वो बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए और मेरे आवास पे आकर के उसकी सारी फुटेज और वीडियोज भी है, मुकदमे की पूरी फाइल भी है। और वो लोग मेरे घर पे आए हैं, चढ़ करके पूरी मेरी गाड़ी तोड़े हैं, मेरे छोटे भाई को मारे हैं, मेरे घर में मेरी पत्नी के साथ, मेरी माँ के साथ गलत बिहेवियर उन लोगों का रहा है। उसके बाद सेकेंड डे मेरी एफआईआर की जाती है, हमको थाने बुलाया जाता है एफआईआर की कॉपी देने के लिए। उस समय शमशेर बहादुर सिंह थे एसओ जी। तो बुलाते हैं हमको, उसके बाद उनकी भी गिरफ्तारी होती है और हमको एफआईआर देने के बहाने हमको बुलाते हैं। उसके बाद बुलाने के बाद 1:30 बजे रात में प्रशासनिक दबाव में उनको छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन सेम जो हमारी धारा उनके ऊपर लगी थी उससे उसी तरीके की धारा हमारे ऊपर करके हमको जेल भेज दिया जाता है कि मैं चुनाव न लड़ सकूं। और ये सब सिर्फ माननीय राकेश त्रिपाठी जी रहे हैं, उनका राजनीतिक कद बहुत ऊंचा है, तो वो अपने प्रभाव से, अपने दबाव से हमको जेल भिजवा दीजिए। 5 महीने में जेल काटा हूं, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया हूं। बहुत व्यथा है अंदर मन में जो है, क्या क्या व्यक्त करें आपसे जो है। लेकिन इन सब चीजों से मैं डरने वाला नहीं हूं। मैं पुनः उसी ऊर्जा के साथ समाज में फिर से सक्रिय होकर के काम कर रहा हूं। अपने लोगों के बीच में जिनकी जो समस्या है उनको लेकर के खड़ा होता हूं और हमेशा खड़ा होता रहूंगा जी। डब्बू जी, हमें ये बताइए कि हंडिया के जो वर्तमान के विधायक हैं वो बागी हैं, लेकिन उनका ये दावा है कि उन्होंने हंडिया विधानसभा के लिए बहुत काम किया है। क्या आप इससे संतुष्ट हैं? बिल्कुल नहीं। हम तो कहेंगे कि 5 सालों में उनका कोई एक काम कोई बता दे। एक भी काम उनका हमको नहीं नजर आता है कि कहीं जमीन पे उनका काम हुआ है। और वो विधायक वो नहीं हुए हैं। विधायक इसलिए हो गए कि राकेश धर को हारना था। समाज में हमारे हंडिया विधानसभा क्षेत्र में उनकी छवि इतनी खराब हो गई थी, उनके यही भतीजे बुलबुल त्रिपाठी वगैरह की वजह से, कि उनके विरोध में वो जीत गए थे। हाकिम लाल बिंद जी कहीं से भी विधायक बनने की स्थिति में नहीं थे हमारे यहाँ, कुछ जातीय समीकरण के हिसाब से और कुछ बसपा की वोटें इस वजह से, और कुछ विरोधी लोग मिलकर के उनको हरा दिए जो है। और बाकी वो ये नहीं कहा जा सकता है कि वो चुनाव जीते हैं, ये कहा जा सकता है कि राकेश त्रिपाठी जी चुनाव हारे हमारे हंडिया विधानसभा। आप इतना दावा के साथ ये कैसे कह रहे हैं? ये बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। आप हंडिया विधानसभा में अभी कई लोगों से इंटरव्यू करेंगे, पूछेंगे, कहीं से भी किसी से भी आप पूछिएगा तो हर 100 में से आपको 95% लोग यही बताएंगे जो है। अगर मेरी बात गलत हो जाएगी तो फिर दोबारा आपसे इंटरव्यू नहीं करूंगा। 2022 में आप कोई बदलाव देखते हैं या आपके हिसाब से बीजेपी अपनी सीट बचा लेगी? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अभी बीजेपी का यहाँ कोई कैंडिडेट निर्धारित नहीं है। पिछली बार अपना दल गठबंधन से यहाँ चुनाव लड़े थे बीजेपी, और सपा में पूर्व विधायक है प्रशांत सिंह राहुल जी। उनकी छवि अच्छी है जी। और वो लगातार पूरे विधानसभा में मेहनत भी कर रहे हैं, और अगर सपा उनको टिकट देती है तो मेरी अपनी व्यक्तिगत ओपिनियन है कि वो चुनाव बहुत अच्छा लड़ेंगे जी। और अभी बीजेपी का कोई कैंडिडेट है नहीं तो कुछ कहा नहीं जा सकता है। 2022 के चुनाव की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पर, आपको क्या लगता है कि वो क्या बीजेपी अपनी सत्ता बचा सकती है? अब अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी हो जाएगी जी। लेकिन निश्चित रूप से इन लोगों के कार्य बेहतर हैं। अच्छा। और चुनाव इनका अच्छा रहेगा, और अगर कोई अगेंस्ट में कोई इनके लड़ेगा तो वो सपा ही होगी जो है।
अच्छा, तो आपके हिसाब से 2022 में अगर उन्हें टक्कर देने वाली कोई एक पार्टी है तो वो सपा है आपके हिसाब निश्चित रूप से, उसके अलावा कोई पार्टी नहीं। आपके हिसाब से सपा अकेले लड़ेगी या वो गठबंधन में लड़ेगी? हमारे हिसाब से छोटी पार्टियां निश्चित रूप से जोड़ेंगे अखिलेश जी, और शिवपाल जी भी हो ही गए हैं, और भी छोटी पार्टियों से उनकी बातचीत चल रही है। देखा जाएगा जो है इतनी पार्टियां उनके साथ सम्मिलित होती हैं जो। जी, हंडिया जो विधानसभा क्षेत्र है वो हमेशा चर्चा का विषय बना रहा है, चाहे कोई भी बात रही हो। आखिर ऐसा क्यों है, हम ये जानना चाहते हैं। और आपको नहीं लगता कि हंडिया की राजनीति जो है वो कुछ ही लोगों में सिमट कर रह गई है? निश्चित रूप से आपका सवाल एकदम सही है कि काफी समय से हमारे हंडिया विधानसभा की राजनीति 2-3 परिवारों के इर्द गिर्द ही घूम करके रह जाती है। लेकिन इस बार हमारा हंडिया विधानसभा बदलाव चाह रहा है जी। इस बार हंडिया विधानसभा बदलाव चाह रहा है, किसी युवा चेहरे को चाह रहा है। अब युवा चेहरे में कई नाम हैं, कई लोग प्रयासरत भी हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब पुराने लोगों से लोग ऊब भी गए हैं और उनको हटाना भी चाह रहे हैं। और आपको पिछले चुनाव से रिजल्ट भी आपको समझ में आ जा रहा होगा जो है, जिस हिसाब से। तो इस 2 परिवार विशेष रूप से हमारे हंडिया विधानसभा में दखलंदाजी करते हैं। एक परिवार माननीय राकेश त्रिपाठी का हो गया, दूसरा परिवार विजय मिश्रा का हो गया। विजय मिश्रा जी अब इस समय जेल में है तो उनका कोई मतलब ही नहीं है, और ज्ञानपुर से वो लड़ते हैं, लेकिन उनके परिवार की दखलंदाजी होती है विधानसभा के चुनाव में। और बाकी प्रशांत सिंह जी हैं, उनके पिताजी रहे हैं, उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है जी। वहाँ के हंडिया विधानसभा के आम जनमानस से और आम लोगों के बीच में जुड़े हुए थे, उनका बहुत सम्मान था। और उसी सम्मान का नतीजा है कि प्रशांत जी भी उसी राह पे चल करके बहुत अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। और अगर सपा उनको फिर से मौका देती है तो निश्चित रूप से हमको लग रहा है विजयी कैंडिडेट के रूप में होंगे वो हंडिया विधानसभा क्षेत्र में, जो हमारी अपनी समझ कहती है। डब्बू जी, हमें ये बताइए कि हंडिया के कछारी इलाकों में कोई खास विकास नहीं देखा गया है, आप इसकी क्या वजह मानते हैं? इसकी वजह, मूल वजह यह है कि जो भी नेताजी लोग होते हैं, जब वो पद पा जाते हैं तो वो हमको नहीं लगता है कि 4 साल आकर विधानसभा में भी आते हैं। चिन्हित लोगों के घर आना जाना उनका होता है और समस्याओं पे तो उनका ध्यान ही नहीं होता है। आप चाहे ढुकरी देख लीजिए, चाहे चौरा बरेरा देख लीजिए, चाहे रसूलपुर देख लीजिए, चाहे बाहरपुर देख लीजिए, ये सब एकदम कछारी गांव हैं। जो यहाँ की व्यवस्थाएं आपको आज से 20 साल पहले जो देखी होंगी वही आज भी वही है, कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वहां के लोग किस तरीके से जीवन यापन करते हैं, अब ये नेताओं को सोचना चाहिए। हम लोगों का प्रयास है, जिस लायक है कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों को सुविधा दी जाए, व्यवस्था दी जाए, और प्रयास भी होता है, कोशिश भी होती है और किया भी जाता है। और इस बार ये मुद्दा भी रहेगा हम लोगों के चुनाव कैंपेन में जी। इसी के साथ मैं लेना चाहूंगी एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। डब्बू जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि मुझे ये बताइए कि आप हंडिया की राजनीति और इसके विकास को लेकर आपके क्या प्लान्स हैं और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मेरे प्लान ये हैं कि जिस तरीके से जो भी निधि आए, चाहे ब्लॉक स्तर पे आए, चाहे विधानसभा स्तर पे आए, हाँ। जो मूल बजट है उसका, हाँ। चाहे रोड बनने का टेंडर होता है, तो मेरी यही प्राथमिकता हो कि जहां भी काम हो वो मानक के अनुरूप। अगर मानक के अनुरूप होंगे तो निश्चित रूप से काम अच्छे होंगे। जब काम अच्छे होंगे तो वो काम ज़्यादा दिन तक ठहरेगा, और जब काम ज़्यादा दिन तक ठहरेगा तो लोगों में संतुष्टि होगी और वो विकास नजर आएगा लोगों को। तो मेरा प्रयास यही होगा कि जितने ये करप्शन जो है अधिकारियों में, अमूमन हम आपको बताएं, जैसे बहुत मैं जमीनी स्तर की एक बात आपको बता रहा हूं, किसी भी गांव में 2 पक्षों में अगर लड़ाई होती है तो अगर वो दोनों पक्ष थाने जाते हैं तो हम लोग देखते ये हैं कि जो पक्ष मार खाया है, अगर वो कमजोर है जी, अगर वो कमजोर है तो मजबूत वाला पक्ष थाने में जा करके कमजोर वाले पक्ष के खिलाफ एफआईआर कर देगा और कमजोर वाला पक्ष बेचारा जो है वापस चलाएगा। तो ये सब चीजें मुझे मतलब बहुत दर्द देती है जी।
इन सब चीजों को बदलना है कि जैसे जो चीजें सही वो थाने में सुनी जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता है जी। इतने दलाल आपको मार्केट में मिलेंगे थाने के बाहर जी। कुछ वकील के रूप में, कुछ प्रशासन के लिए काम करते हैं कि सही चीजें सही लोगों के साथ न्याय नहीं हो पाता। इन सब चीजों का मुझे बड़ा कष्ट होता है। मुझे लगता है कि ये सब चीजें मुझे बदलनी है जी। कि जिसके साथ गलत हुआ है उसके साथ न्याय होना चाहिए, जी। और न्याय करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मजबूती चाहिए, और वो मजबूती में आज नहीं कल समाज में के बीच में, लोगों के बीच में जिस प्रकार से मुझे लोगों का प्यार और सम्मान मिल रहा है, मैं लोगों के लिए इस तरीके से काम करूंगा और अपने हंडिया विधानसभा से ही शुरुआत करूंगा, अपने ब्लॉक से शुरुआत करूंगा, अपने विधानसभा शुरुआत करूंगा कि ये सब चीजें ना होने पाए। आम लोगों की परेशानियां और जो भुक्तभोगी है उसके साथ न्याय होना चाहिए, और न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर स्तर पे काम करेंगे तो अपनी टीम के हंडिया साथ। के विकास के लिए आपके क्या प्लान्स हैं? आप किन चीजों और किन मुद्दों को फोकस में रखना चाहते हैं? जैसे जितनी भी चीजें पहले की हैं, हाँ। वो सुचारू रूप से चले, उनके पीछे केयर टेकर रखा जाए। हमारे यहाँ शहीद स्मारक बना हुआ है, ये बड़ा अच्छा मुद्दा है जो है, लेकिन शहीद स्मारक पे आज तक अभी भी आप उसका नजारा देखेंगी तो आपको हंसी छूटेगी। जो मतलब अवैध रूप से लोग वहां कब्जा हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ है। तो हमारा उद्देश्य उस शहीद स्मारक को सही तरीके से उसका बजट लाना है, उसके लिए काम करना है। राजकीय महाविद्यालय है, उसके लिए पूरी तरीके से काम करना है जी। जो भी ये सुविधा उत्पन्न है, पॉलिटेक्निक है, उसके लिए पूरी तरीके से काम करना है। जो भी सरकारी जैसे प्राइमरी स्कूल है जी। तो प्राइमरी स्कूल है वहां भी बड़ी समस्याएं हैं, छोटी लेवल पे समस्याएं हैं। हाँ। मीनू हफ्ते का अलग अलग होता है खाने का, लेकिन किसी भी प्राइमरी स्कूल में जाए, हम तो गए अपने यहाँ के सैदाबाद में एक दिन ऐसे चले गए, देखे तो वहां की हफ्ते में एक ही मीनू चल रहा है। अच्छा। तो इन सब समस्याओं पे विशेष ध्यान देना है, लोगों को लगाना है, और सही तरीके से जिनका जो अधिकार है उसको वो मिलना चाहिए। जी। हम चाहेंगे कि आप ये सारे काम जरूर कर पाए। डब्बू जी, हमें ये बताइए कि आप आजकल ऐसा देख रहे होंगे कि जो आज के नेता हैं वो आजकल जनता के बीच ऐसी छवि नहीं बना पा रहे हैं कि वो जहां जाए उन्हें समर्थन मिले। आप क्या मानते हैं इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है कि हर आम आदमी को न सम्मान दें। आप हर आदमी अपना कमा रहा है, खा रहा है, किसी को नेताओं से कुछ नहीं चाहिए। उनको सम्मान चाहिए, उनके दुख में आप उनके घर चले जाइए, उनके सुख में आप उनके घर चले जाइए। अगर वो किसी मुसीबत में है तो उनकी आप मदद कर दीजिए। लेकिन अमूमन होता क्या है कि ज्यादातर 4 साल नेता एसी छोड़ना नहीं चाहते हैं जी। वो आम लोगों के बीच में रहना नहीं चाहते हैं। जब आप आम लोगों के बीच में रहेंगे नहीं तो जाहिर सी बात है कि फिर वो समस्या उत्पन्न गैप होना तय है। वही लड़का वही हुआ, वही आपका समर्थक झंडा उठाता है, वही आपके लिए पोलिंग पे लड़ता है, और वही 5 साल बाद आपका विरोध करता है। क्यों? अगर आप में अच्छाई होती तो ये चीजें तो नहीं होनी चाहिए जी। अगर आप उसको मैनेज किए होते, उसकी भावनाओं को समझते, तो निश्चित रूप से अगर 5 साल पहले वो आपके साथ था तो 5 साल बाद भी आपके साथ होता जी। तो नेताओं को इन सब चीजों पे गौर करना होगा। जिस दिन नेता लोग अपनी ये प्रवृत्ति बदल देंगे, हर आम आदमी को सम्मान देंगे जी। हर आम आदमी की परिस्थितियों को समझेंगे, तो निश्चित रूप से वो ज्यादा समय तक जनता की सेवा कर पाएंगे, जनता से जुड़े रह पाएंगे, और एक अच्छे समाज का विकास होगा जी। डब्बू जी, क्या समझा जाए कि क्या डब्बू शुक्ला जी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? हमने ये जाना है कि आपका जनसत्ता दल की तरफ झुकाव था, और अभी आप कह रहे हैं कि आपका सपा की तरफ भी झुकाव है, तो हम जानना चाहेंगे कि आपके प्लान्स क्या हैं? सबसे बड़ी चीज तो मेरी तैयारी पूरी चल रही है, और निश्चित रूप से राजनीति में उतरा हूँ। पिछले 5 साल से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ जी। एकदम डोर टू डोर जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। 306 गांव हैं हमारे विधानसभा में। 306 गांव में उंगली पे आपको गिना सकता हूँ। 93 गांव मेरे ब्लॉक में हैं, उन गांवों के नाम मैं गिना सकता हूं। तो मैं जमीन के लोगों से जुड़ा हुआ हूं और निश्चित रूप से काम कर रहा हूं। और अगर अखिलेश भैया का आशीर्वाद मिला, अभिषेक भैया से मेरी बातचीत चल रही है, तो एक लेवल पे पार्टी भी ज्वाइन करने का मूड बना रखा है मैंने, और 22 में प्रयास है कि आप लोगों के बीच में मैं सपा के कैंडिडेट के तौर पे भी आ जाऊं जी। आपको हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं उस बात के लिए। हम आपसे आखिरी में ये पूछना चाहेंगे कि आपके हिसाब से हंडिया के किस विधायक ने आज तक सबसे ज्यादा काम किया है? सबसे पहले तो
नाम उन्हीं का आएगा, माननीय राकेश त्रिपाठी जी का। निश्चित रूप से उन्होंने हंडिया विधानसभा में विकास किया है, हंडिया विधानसभा में उन्होंने विकास किया है और स्वतः भी अपना विकास किया है। अच्छा दोनों चीज़ें रही हैं, लेकिन विकास कौन करेगा? जो उस पद पे रहेगा वही करेगा ना। जी। तो वो काफ़ी समय से, पिछले 40 साल से राजनीति में है, सक्रिय राजनीति में है। हाँ। MP MLA भी बने, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भी बने। तो विकास के नाम पे जो कुछ भी हंडिया में हुआ है तो उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। जी। अंत में आप हंडिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? हंडिया की जनता को मेरी तरफ से संदेश ये है कि वो आज के बनावटी नेताओं से दूर रहें, आज के एहसान फरामोश नेताओं से दूर रहें। वो ऐसे नेता को चुन करके ले आए जो उनकी बात को, उनकी समस्या को, उनकी परिस्थितियों को समझे और उनकी बातों को ऊपर तक ले जाए, पूरे हंडिया विधानसभा का विकास कर सके। ऐसे नेता को चुने जिनको लगे उनको सही। जो भी व्यक्ति, अभी तमाम कैंडिडेट आपको नजर आएंगे, जो है सब अपना अपना दावा, हर पार्टी अपना अपना दावा ठोक रही है, सबके प्रत्याशी मार्केट में होंगे। लेकिन मेरे हिसाब से जनता को एक जमीन से जुड़े नेता को चुनना चाहिए, जिसके पास आसानी से वो जा सके, अपनी बात रख सके जी। और अपना दर्द दुख सुख व्यक्त कर सके। जी। इसी के साथ डब्बू जी, आपका हमारे शो में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपका भी बहुत अच्छा लगा। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ थे हंडिया विधानसभा से डब्बू शुक्ला जी, जिन्होंने हमसे राजनीति के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और हमें ये बताया कि कैसे जमीनी स्तर से जुड़े नेताओं को आगे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे ही कई अन्य दिग्गज नेताओं से आपकी मुलाकात हम कराते रहेंगे। देखते रहिए मनोज तिवारी टॉक शो और इजाजत दीजिए मुझे, यानी कि प्रज्ञा वत्सल मिश्रा को।